नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी विषय मराठी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 14 आप्पाजीचे चातुर्य, पाठ क्रमांक 14 है। देखिए धड़ा क्रमांक 14 आप्पाजींचे चातुर्य अर्थात अप्पा जी की चतुराई। इस पाठ का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं। तो आइए लीजिए आप कक्षा छठी विषय मराठी के अंतर्गत अप्पा जी की चतुराई, इस पाठ का वाचन आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। खूप जुनी गोष्ट अर्थात बहुत पुरानी बात है। विजयनगर मध्ये तेव्हा कृष्णदेव राय राज करत होते। बहुत पुरानी घटना है अर्थात बहुत जूनी बात है, गोष्ट है, बहुत जूनी कहानी है। विजयनगर मध्ये तेव्हा कृष्णदेव राय राज करत होते। विजयनगर में उस समय कृष्णदेव राय राज्य करते थे। त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते आप्पाजी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रधान जी का नाम था आप्पाजी। अप्पाजी फार चतुर होते। अप्पाजी जो थे वे बहुत ही चालाक या होशियार थे। उत्तरेकडे कलिंग राज होते। उत्तर की तरफ कलिंग राज था। त्या राज्या उत्तरेकडे कलिंग राज होते। उत्तर दिशा की तरफ कलिंग राज्य था। त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपण ही आप्पाजींची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। उत्तर में कलिंग राज था और कलिंग के राजा को एक बार ऐसा लगा कि मैं क्या करूं, अप्पाजी कितने चतुर हैं, उनकी चतुराई को मैं परखना चाहता हूं और उनकी चतुराई की मैं क्या करूं, परीक्षा लूं। अप्पाहावी म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला और उन्होंने कृष्णदेवराय को क्या किया, संदेशा भेजा। तुमच्या राज्यात फार चवदार कोभी पिकतात असे मी ऐकले आहे। संदेश उन्होंने भेजा कि आपके राज्य में बहुत अच्छी गोभी, पात गोभी की सब्जी, पत्ते गोभी की सब्जी होती है, ऐसा मैंने सुना है। त्याचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे। माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का। कलिंग देश के राजा ने संदेश भेजा कि आपके राज्य में बहुत अच्छी गोभी होती है और उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो मैं उस गोभी का स्वाद लेना चाहता हूँ। तो आप क्या करिए, मेरे लिए कुछ गोभी भेजवा दीजिए। कलिंग राजाला कोभी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण ते पाठवणार कसे। कलिंग राजा को कृष्णदेवराय गोभी भेजना चाहते थे, उनकी इच्छा हो गई, लेकिन वे भेजेंगे कैसे, वहां तक पहुंचाएंगे कैसे। त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांतून, अर्थात उस जमाने में जो थी आज की तरह जल्दी और सुलभ यातायात के साधन नहीं थे। त्या काळी आजच्या सारखी वाहतूक जलद साधने नव्हती। वाहतूक चालायची ती बैलगाडीमधून, अर्थात उस जमाने में यातायात का साधन केवल मात्र बैलगाड़ी ही थी। बैलगाड़ी के माध्यम से ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने यातायात के साधन के लिए वे लोग बैलगाड़ी का ही उपयोग करते थे। अब राजा चिंतित हो गया कि कैसे भेजा जाए। बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोहोचवायला 3 महीने लागतात। बैलगाड़ी से कलिंग राज्य में जाने के लिए
3 महीने का समय लगता है। आपण चांगली ताजी कोभी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले। यदि मैं ताजी गोभी भेजता हूँ तो भी वो कलिंग राज तक जाते जाते सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। कुजून जाईल अर्थात खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। अपनी शंका जो है राजा ने अप्पा जी को बताया कि आखिर हम कलिंग राज में गोभी को कैसे भेजेंगे। अप्पा जी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे, ये कौन सी बड़ी बात है। अप्पा जी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। एका बैलगाडीतून गाडीवानाला बसण्यापुरतीच जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा। अप्पा जी ने कहा कि एक बैलगाड़ी में बैलगाड़ी को चलाने वाले को इतना ही जगह छोड़ करके बाकी बैलगाड़ी के अंदर आप क्या करिए, मिट्टी भर दीजिए, माती भरा। त्या मातीत कोबीचे बी पेरा, उस मिट्टी में गोभी के बीज लगा दीजिए। बी अर्थात बीज को, पेरा अर्थात बो दीजिए। रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा। गाड़ीवान से कह दीजिए कि रोज जो है उन बीजों को पानी देता रहे और अपना आगे बढ़ता रहे। गाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तैयार होतील। जब तक बैलगाड़ी कलिंग राज्य में पहुंचेगी तब तक गोभी के पौधे जो फल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। राजा ने अप्पाजीच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राजाकडे रवाना केली। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने अप्पाजीच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केले। राजा ने वैसे ही किया। एक बैलगाड़ी में मिट्टी भर करके और उसके अंदर गोभी के पौधों को रोप दिया, बी को पेर दिया अर्थात गोभी के बीज को लगा दिया और कलिंग देश की तरफ रवाना किया। गाडीवान प्रवासात रोज कोबींच्या रोपांना पाणी देत होता। गाडीवान प्रतिदिन गोभी के पौधों को पानी देता रहा। 3 महीन्यांनी ती बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पहुंचली। 3 महीने के अंतर पर वह बैलगाड़ी कलिंग राज्य में पहुंच गई। कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली। कलिंग राजा को ताजी तवान गोभी क्या है, प्राप्त हो गई। त्याला आनंद वाटला, उन्हें बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा। अप्पाजीचे कौतुक ही वाटले और अप्पाजी की चतुराई का उन्होंने क्या किया, बखान किया, कौतुक किया। अप्पाजीची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले। अब कलिंग के राजा को लगा कि अप्पाजी का एक और परीक्षा ली जाए। त्याने एक सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या 3ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे। या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधून उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। अर्थात अप्पाजी का परीक्षा लेने के लिए कलिंग देश के राजा ने क्या किया, एका सारखा दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व ते म्हणाले, एक जैसी दिखाई देने वाली 3 मूर्तियों को मंगाया और उन्होंने कहा कि देखिए इन मूर्तियों में एकदम समानता है। इसमें कि एक मूर्ति जो है निकृष्ट अर्थात निकृष्ट है, दूसरी एक मूर्ति जो है वो निकृष्ट है, दूसरी मध्यम है और तीसरी
उच्च कोटि की मूर्ति है, तो इसमें आपको बताना है कि उच्च कोटि की मूर्ति जो है कौन सी है। त्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना। आप्पाजी म्हणाले, मी फरक सांगतो। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली, ती एका मूर्तीच्या कानात घातली, तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पड़ाली। अप्पा जी ने जब मूर्तियों को देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन मूर्तियों में क्या फ़र्क है, कौन सी मूर्ति उच्च दर्जे की है, कौन सी मध्यम है और कौन सी निकृष्ट दर्जे की है, इसका फ़र्क मैं बताता हूँ। अप्पा जी ने क्या किया, एक लवचिक मतलब एक लचीला तार लिया और उन्होंने मूर्ति के कान में डाला। मूर्ति के कान में डालने के बाद तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पड़ाली। जिस मूर्ति के मुंह से तार बाहर निकाल गया तो अप्पा जी ने कहा, अप्पा जी म्हणाले, ही निकृष्ट मूर्ति। जिस मूर्ति के कान में डालने पर तार मुंह से निकल गया तो अप्पा जी ने कहा कि यह निकृष्ट मूर्ति है, अर्थात निचले दर्जे की है। नंतर अप्पा जी ने ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली। उसके बाद अप्पा जी ने उस तार को दूसरी मूर्ति के कान में डाला। ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली और वह तार दूसरी मूर्ति के कान से बाहर निकल गया। अप्पा जी म्हणाले, ही मध्यम दर्जाची मूर्ति आहे। अप्पा जी ने कहा कि यह मध्यम दर्जे की मूर्ति है। तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला। तीसरी मूर्ति पर भी अप्पा जी ने यही प्रयोग किया। त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसरा कानातून कुठनच बाहेर पडली नाही। अप्पाजी म्हणाले, ही उत्कृष्ट मूर्ति। तीसरी मूर्ति के कान में जब अप्पा जी ने तार को डाला तो वह तार ना तो कान से ही बाहर निकला ना ही मुंह से। तो अप्पा जी ने कहा कि यह मूर्ति जो है उत्कृष्ट मूर्ति है, उच्च दर्जे की है। अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले। अप्पाजी ने कलिंग राजा के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ती। एकदा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही, या मूर्तीचा असा अर्थ होतो। इसका अर्थ है कि एकदा मनुष्य जो है एक बार जो अपने मुंह से अफवाह फैला देता है, अर्थात मुंह से जो बोल देता है, उसे क्या करना चाहिए, त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून ना पाहता उसकी सच्चाई को, सच और झूठ को ना देखते हुए यदि किसी बात को हम दूसरों को बताते हैं, दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे तब उस पर और इस समाज का हित नहीं होगा। या मूर्तिचा अर्थ ऐसा है, इस मूर्ति का अर्थ ऐसा है कि कोई सुनी हुई बात को हमें सोच समझ करके ही दूसरों को बताना चाहिए। दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली, ही मध्यम प्रतीची मूर्ती। एकदा माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही, हा दुसऱ्या दर्जा मूर्तीचा अर्थ आहे। अर्थात जिस मूर्ति के
कान से तार निकल गया उसका अर्थ है, देखिए, दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। यह मध्यम दर्जे की मूर्ति है। इसका अर्थ है कि एक बार मनुष्य ने अफवाह सुना, किसी अफवाह को सुना और उसे दूसरे कान से उसने निकाल दिया तो उससे न उसका हित होगा न समाज का नुकसान होगा। तो यह मूर्ति या वह मनुष्य जो है वह मध्यम दर्जे का है। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली। तीसरी मूर्ति के कान में डाली हुई तार वहाँ पर ही जाके रुक गई, अर्थात कहीं से भी बाहर नहीं निकली। ही तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति आहे। यह उत्तम दर्जे की मूर्ति है। अफवाह ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही तर त्याचा खरे खोटापणाचाही खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही तो माणूस उत्तम, हा तिसऱ्या मूर्तिचा अर्थ है। तीसरी मूर्ति का अर्थ है कि जब मनुष्य ने किसी अफवाह को सुना तो उसे ना अपने कान से उसने बाहर निकाला ना अपने मुंह से बाहर निकाला। उसकी सच्चाई को परखे बिना वह किसी से कहता नहीं है। खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, अर्थात हमने क्या सुना वह बिना किसी प्रूफ के बोलता नहीं, अर्थात मुंह से किसी से कहता नहीं है। तो वह मनुष्य क्या है? उत्तम दर्जे का मनुष्य है। यह तीसरी मूर्ति का अर्थ होता है। कलिंग राजाला आप्पाजीचे उत्तर मिळाले। आप्पाजींनी तीनही मूर्तीचा दर्जा ओळखण्याने राजा संतुष्ट झाला। त्याने आप्पाजीचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले। कलिंग राजा को आप्पाजी द्वारा उत्तर प्राप्त हो गया। आप्पाजी ने तीनों मूर्तियों का अर्थ भी बताया। इससे राजा क्या हो गया? संतुष्ट हुआ और उन्होंने आप्पाजी का और कृष्णदेवराय का अभिनंदन किया। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से आप्पाजी की चतुराई, इस पाठ का वाचन करिए और उसके अर्थों को समझिए। देखिए आप्पाजी तीनों मूर्तियों को किस तरह से परख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप आप्पाजी से चातुर्य, इस पाठ का वाचन करिए, उसके अर्थों को समझिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।